हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे और फोर्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिससे आप लोगों का और मेरा टाइम भी बचे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। देखिए, इनिशियली मोशन को जो डिटेल्ड स्टडी किया था वो दो ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिटेल्ड स्टडी किया था। वन इज गैलीलियो एंड सेकंड इज न्यूटन। तो पहले गैलीलियो ने किया था, पहले एरिस्टोटल ने भी किया था, लेकिन उसकी कुछ कमियां थी। फिर गैलीलियो ने किया डिटेल्ड में, फिर न्यूटन ने बहुत ज्यादा डिटेल में किया और अपने लॉज ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस किया। तो आज उन्हीं लॉज ऑफ मोशन को हम इस लेक्चर के माध्यम से, इस लेक्चर के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन कितने हैं बच्चों? थ्री लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया के बारे में हम स्टार्टिंग के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। एनएलएम का जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था सबसे पहले, उसमें हम इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहां भी हम इनर्शिया के बारे में जानेंगे और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझते हैं। देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वो क्या बताता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट डायनामिक कंडीशन में है, मीनिंग इज दैट मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर देते हो। तो चलिए इसको एक इल्यूस्ट्रेशन से समझते हैं। इल्यूस्ट्रेशन इज दैट, फिर से मैंने वही ले लिया डिब्बा, चलो कोई ना। ये ले लेते हैं हम, दैट इज फोटो फ्रेम। यहां पे ये फोटो फ्रेम थोड़ा सा ब्रेक हो रखा है, कोई बात नहीं। ये हमारे CSIR की रिसर्च ट्रेनिंग का फोटो फ्रेम है, कोई बात नहीं, इसी को प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, मैंने एक डस्टर लिया है, डस्टर को इसके ऊपर रख दिया है। अब इस डस्टर के ऊपर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स बिल्कुल जीरो है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो यह रेस्ट में ही रहेगा। ये अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। अब ये रेस्ट में है, इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो दैट इज फोर्स। तो मैंने इसके ऊपर जब फोर्स लगाया तो ये क्या करने लग गया? मोशन करने लग गया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। अब ऐसा क्यों होता है कि ये डस्टर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही क्यों है, और मोशन में है तो मोशन में ही क्यों है? चलिए हम अपने इस इलस्ट्रेशन को तो रखते हैं साइड में और आते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग दिस लॉ मैं लिख देता हूं, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट ए ऑब्जेक्ट remains in rest or dynamic, जिसको आप मोशन स्टेट भी कह सकते हो। ए ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और डायनामिक पोजीशन whenever an external force
does not applied, whenever an external force does not applied, this law को थोड़ा सा डार्क लिख देता हूं, this law called law of inertia, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। डिटेल्ड में स्टडी करेंगे सारे लॉ की। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं भाई। एग्जांपल इज दैट कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। आप एक बस में बैठे हो, बस में जाके बैठे ऐसे, बस में जाके बैठे, ड्राइवर ने गियर लगाया और बस को स्टार्ट किया, गियर लगाया और अचानक से उसने एक्सीलेटर दबा के बस को लेकर भाग गया। तो जैसे ही बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आप खड़े हो या बैठे हो तो उस हर कंडीशन में तो ये आप हो भाई। तो जैसे ही बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आप एक बस में बैठे हो, ये हमारी बस है, बस के ऊपर बैठ जाओ या बस के अंदर बैठ जाओ फोर्स तो लगेगा। बस का डायरेक्शन गया इधर, तो जैसे ही आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बस ने मूव किया तो आपके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो आपका जो लोअर पार्ट है ये तो चला जाएगा आगे की ओर, लेकिन जो अपर पार्ट है, क्योंकि लोअर पार्ट बस के साथ कनेक्टेड है, ये चला जाएगा आगे की ओर, लेकिन जो अपर पार्ट है ये एयर में है तो ये अपनी पोजीशन को रिमेन्स रखने के लिए ट्राई करेगा। किसकी वजह से ट्राई करेगा? ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया कहां से आ गया? आपकी बॉडी में इनर्शिया आता है आपके मास से, आपके मास से। इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जब तक इस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये मोशन स्टेट में नहीं आएगा, और मोशन में है तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ तब अप्लाई होता है जब आप बस में चढ़ गए, बस ड्राइवर ने बस चलाई और आप पीछे गिर गए, क्योंकि आपका नीचे वाला पोर्शन तो बस के साथ आगे मूव कर गया, लेकिन पीछे का ये जो ऊपर का चेस्ट है ये अपनी पोजीशन को उसी हॉरिजॉन्टल, उसी वर्टिकल लाइन पर एडजस्ट करके रखेगा, तो आप पीछे गिर जाओगे। लेकिन बस ने जैसे ही ब्रेक लगाया अब आप आगे गिरोगे। क्यों आगे? इसलिए गिरेंगे बच्चों क्योंकि आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों मूविंग स्टेट में आ गए। अब बस तो रुक गया, उसके साथ लोअर पार्ट रुक गया बॉडी का, लेकिन अपर जो पार्ट है आपका, अपर पार्ट है, ये मोशन स्टेट में आ रहा है, तो धड़ाम से आप आगे गिर जाओगे। कैसे? बिल्कुल धड़ाम से आगे गिर जाओगे। दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो जब बस में बैठो तो पकड़ के बैठा करो। अब आप ये कहोगे कि सर जब हम बस में बैठते हैं और बस की सीट पर बैठते हैं तब तो नहीं गिरते आगे, क्योंकि जब आप बस की सीट के ऊपर बैठते हो तो आपकी पूरी बॉडी, ऑलमोस्ट पूरा बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में रहता है, और जब बस के साथ पूरा बॉडी कांटेक्ट में रहेगा तो जब बस चलेगी और रुकेगी तो इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होकर लगेगा, तो आप पूरे सिस्टम का पार्ट बन जाते हो। इसलिए आप ना ही आगे गिरते हो ना ही पीछे जाते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स को थोड़ा सा फील करते हो। तो बस के साथ चिपक के रहोगे तो बस के यानी पूरे होल सिस्टम का पार्ट बन जाओगे, और होल सिस्टम के साथ ही आगे जाओगे और होल सिस्टम के साथ ही पीछे आओगे। इसलिए आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स फील होगा एक खड़े रहने के बजाय। इसलिए सीट पर बैठना ज्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि जब खड़े रहते हो तो नीचे वाला पोर्शन ही टच करता है, ऊपर वाला तो एयर में रहता है, इसलिए यही आगे और पीछे होता रहता है। तो दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जब तक किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा तो वो रेस्ट से मूविंग में नहीं आएगी, और जब तक किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा तो मूविंग से रेस्ट में भी नहीं आएगी। दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एक घुड़सवारी करता है तो जैसे ही घोड़ा चलता है तो आप पीछे गिर जाते हो, गिरते नहीं हो, मतलब ऐसा लगता है कि गिरेंगे तो फोर्स पीछे लगता है, क्योंकि हॉर्स ने लगाया फोर्स किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आप पर लगा फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जितना पार्ट हॉर्स के साथ कनेक्टेड है
सिस्टम का पार्ट कनेक्टेड है, दैट इज वो तो आगे मूव करेगा और आपकी अपर बॉडी पीछे मूव करेगी, तो इस कंडीशन की वजह से आप गिरते हो। अब इनर्शिया कहां से आता है? आपका जो मास है ये आपके लिए इनर्शिया का वर्क करता है, दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ भाई बच्चों। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया, दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। एग्जाम्पल को तो मैं हटा देता हूं। अब हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये क्या कहता है? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंटम पढ़ा है, इसीलिए आपको पहले मोमेंटम पढ़ाया है, पहले फोर्स पढ़ाया है थोड़ा सा, फिर हम न्यूटन लॉ पर आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है भाई यूट्यूब चैनल को। तो देखिए, दिस लॉ स्टेट दैट द rate of change of linear momentum is directly proportional to force. External force is directly proportional to external force. So we can write the force is directly proportional to dp upon dt. Meaning is that according to Newton's second law का जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको इस कोने में दिख रहा है। क्लियर? According to Newton's second law, the rate of change of linear momentum in an object is directly proportional to applied external force. अब इसको समझिए एग्जांपल से। मैं खड़ा हूं बिल्कुल एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में, बिल्कुल तरीके से खड़ा हूं, देखो ये खड़ा हो गया, बिल्कुल रेस्ट में हूं, मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 है। अब कोई बंदा सामने से आता है और मेरे यहां पे लात लगाता है, मेरे यहां पे किक मारता है, तो मैं पीछे जाऊंगा या नहीं? बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल मैं पीछे जाऊंगा। क्यों? मेरे मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो गया। अब जितना वो फोर्स लगाएगा उतना ही मोमेंटम में चेंज होगा, तो जितनी तेज किक मारेगा उतना ही पीछे जाके गिरूंगा मैं। एक्सपेरिमेंट खुद पे ही करने चाहिए भाई, इट्स मे बी रिस्की। क्लियर? तो तरीके से समझेंगे हम चीजों को, और डेली लाइफ के अंदर फिजिक्स को कैसे इंप्लांट करना है, कैसे इसके यूजेस को देखने हैं, वो भी हम सीखेंगे। तो जितना ज्यादा वो फोर्स लगाएगा किक के थ्रू उतना ही ज्यादा मैं दूर जाऊंगा, क्योंकि मोमेंटम इज द मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो अपने हैवी मास से वो वेलोसिटी ट्रांसफर करेगा। क्लियर? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखो, अब इसके थोड़े से इसको आगे स्टडी करते हैं डिटेल में न्यूटन सेकंड लॉ को। तो देखो भाई, वी नो दैट फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज, वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी है तो दैट इज एफ प्रोपोर्शनल डी ओवर डी टी एम वी कैन राइट। अगर हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो दैट इज के एम डीवी अपॉन डी टी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो कांस्टेंट होता है। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, सो वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। अब हमारे पास इस इक्वेशन 1 में फोर्स m एंड एक्सेलरेशन एक डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए ऐसा यूनिट सिस्टम में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम 1 कंसिडर कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू वी विल गेट ma। तो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स F इज इक्वल टू ma ऐसे आया, तो न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma भी होता है और F प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt भी होता है। सो वी कैन राइट F प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन for mass is equal to constant,
ये स्टेटमेंट लिखो या ये स्टेटमेंट लिखो, बोथ आर सेम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आप जिस ऑब्जेक्ट पर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसके मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज होगा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसमें एक्सेलरेशन उतना ही प्रोड्यूस होगा, उसका एक्सेलरेशन भी फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ। ये अब न्यूटन सेकंड लॉ है, आप जब बाइक चला रहे हो और जो इंजन है वो फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है, तो जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर दे रहे हो, आप मतलब फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहे हो, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो फोर्स अगेंस्ट फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है और आपकी बाइक स्पीड में भग रही है, बाइक स्पीड में चल रही है। तो हम ट्राई करेंगे एक शॉर्ट्स के माध्यम से इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर पाए डेली लाइफ में। तो कोई ऐसा इवेंट देखने दो जिसको हम अपलोड करेंगे। देखिए, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ। एक बार आप न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को देख लीजिए जिससे हम इसको थोड़ा सा मिटा पाए। देखिए, अब इसको आगे स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, अभी जस्ट हमने पढ़ा F इज इक्वल टू एम ए। हेयर ए जो है हमारे पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंड जो एक्सेलरेशन है ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। तो द फोर्स इज वेक्टर, द फोर्स इज वेक्टर फिजिकल, द फोर्स इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो देख लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब इसका यूनिट निकालेंगे, अब इसका यूनिट निकालते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज, इसका केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम सब मिलकर कहते हैं न्यूटन के नाम पे, न्यूटन। एंड इसका डायमेंशन निकालेंगे, इट्स डायमेंशन इज किलोग्राम का m, कोई पावर नहीं है, मीटर का l, t की पावर -2। Its dimension is m1 l1 t -2. That is the dimension of force. It is vector physical quantity. Its SI unit is Newton kilogram meter per second square, and its dimension is that. Its dimension is that. क्लियर है? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम पर पूछो, कहीं भी पूछो, और टेलीग्राम की क्विज को भी ज्वाइन करके रखो, हम टाइम टू टाइम उस पर क्विज वगैरह डालते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम हमारे इसमें और चीज ऐड कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, देखिए, एब्सल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, एब्सल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स का मीनिंग है ऐसा फोर्स का यूनिट जो होल यूनिवर्स में एप्लीकेबल हो, जो होल यूनिवर्स में वैलिड हो, दैट इज एब्सल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, उसको भी हम इसमें स्टडी करेंगे, उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो बने रहिए लेक्चर में। देखिए एब्सल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, तो इस इक्वेशन पर आओ। अभी हमने पढ़ा F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू
ma. If m is equal to 1 kg and acceleration is 1 meter per second square, then force is equal to 1 Newton. तो एब्सोल्यूट यूनिट इज न्यूटन. मीनिंग इज दैट अगर 1 kg मास के अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है और वो किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर इंपैक्ट करता है, फोर्स लगाता है, तो कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा? 1 न्यूटन फोर्स लगाएगा. तो यहां पर जो फोर्स डिपेंडेंसी है ओनली मास पर और एक्सेलरेशन पर है. इसके अलावा एक्शनल फैक्टर पर डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन पर डिपेंडेंसी नहीं है. तो दैट इज द एब्सोल्यूट यूनिट. दैट इज द एब्सोल्यूट यूनिट. कौन सा यूनिट? दैट इज द एब्सोल्यूट यूनिट. अब देखो सीजीएस में अगर हम बात करें, तो सीजीएस में अगर हम बात करें, द सीजीएस यूनिट, द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. बच्चों सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है डाइन. क्या होता है? डाइन होता है. क्या होता है? डाइन होता है. अब देखो डाइन क्या है, मीनिंग इज दैट. तो अब मैं क्वेश्चन राइज करता हूं, 1 न्यूटन में हाउ मैनी डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे. अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है. ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में भी करवाया था, तो आप या तो वो लेक्चर देख लीजिए या फिर ये लेक्चर को कंटिन्यू देखिए. तो वहां पर तो मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके करवाया था. तो यहां पर देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये दोनों चीजें होती हैं. तो किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करें तो दैट इज मे बी पॉसिबल. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें दैट इज 1000, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें दैट इज 100, दैट इज 100. और सेकंड है, इसको अगर हम चेंज करें तो दैट इज 1. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन. 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बच्चों? बेसिक से करवा रहा हूं सारी चीजें, बेसिक से. 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन होते हैं. दैट इज द एब्सोल्यूट यूनिट्स. दैट इज SI, दैट इज CGS. दिस इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. देख लो, ढंग से देख लो, आंखें भर के देख लो, जी भर के देख लो, एकदम परफेक्ट दिख रहा है या नहीं, बहुत अच्छे तरीके से देख लो. देखो भाई, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते जाओ. देखते जाओ. अब देखो, ये तो हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट यूनिट. कौन सा यूनिट आ गया बच्चों? दैट इज एब्सोल्यूट यूनिट. अब मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल यूनिट. ग्रेविटेशनल यूनिट, तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार, यहीं पर करेंगे हम, जिससे जब हम शॉर्ट्स में अगर इसको काटेंगे तो कट जाएगा. देखिए, अब हम इसमें बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. अब ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? 2 यूनिट है, KGF और GF. तो सबसे पहले हम KGF को समझते हैं. देखिए, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल KGF, इट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. अब देखियो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है. अभी अभी हमने पढ़ा F इज इक्वल टू ma. इफ m इज इक्वल टू 1 kg एंड
A इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, और दैट इज द 1 kgf। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। क्लियर? मीनिंग इज दैट अगर आपके पास एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, कितने किलोग्राम का? 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, वो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से किसी ऑब्जेक्ट पर इंपैक्ट करता है, तो वो 1 kgf फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज 9.8 न्यूटन, दैट इज द 1 kgf। क्लियर? दैट इज द 1 kgf। अगर हम इसकी बात करें gf में निकालें इसको, F इज इक्वल टू एम ए हमने सबने पढ़ा है, इफ m इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS में इसको चेंज करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, तो फोर्स विल बी 980 डाइन। कितना डाइन? 980 डाइन। तो 1 GF इज इक्वल टू हमारे पास 980 डाइन होते हैं। एक ही GF काफी है 980 डाइन के लिए, बराबर है। तो एक GF में कितने डाइन होते हैं? 980 डाइन होते हैं भाई। एक ही GF काफी है, 980 डाइन पालने से अच्छा है कि एक GF पाल लो। तो इतनी मुसीबतें अपने साथ लेके चलोगे, एक GF इज इक्वल टू 980 डाइन्स। दिस इज द वेरी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स। ऊपर से फोर्स का यूनिट, ऊपर से 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन्स। बाकी आप लोग समझदार हो, करना क्या है, फिजिक्स पढ़नी है या फिर 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन्स पढ़नी है। तो ये आपके सामने ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है, दैट इज द kgf एंड GF, दो चीजें हैं। तो ध्यान से देखिए, बोर्ड पर आपके सामने पूरा बोर्ड एज ए टीज पड़ा हुआ है, सॉरी रखा हुआ है, लगा हुआ है। तो देखिए, और बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखो भाई बच्चों, फटाफट 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 से देखो, बिल्कुल क्लियरली आपको सब चीजें दिख रही है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, समझाने के लिए ट्राई किया है। तो अब आप लोग इनको देखो, जिससे हम इसको आगे बढ़े। जिससे हम आगे बढ़े, देखिए देखो, अब फोर्स जो है हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसी में ऐड कर लेते हैं इस टॉपिक को, थोड़ा सा छोटा सा ही है, इसमें आ जाएगा। फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इसके कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो F वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके x कंपोनेंट, उसका i कैप कंपोनेंट, j कंपोनेंट से और k कंपोनेंट से। तो एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ax i कैप, ay j कैप और az k कैप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन के बाद बच्चों f x i कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई और एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड। That are the components of force in x direction, y direction and z direction। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो बने रहे फिजिक्स एडवाइजर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के साथ और अपनी नॉलेज को स्ट्रांग बनाते रहिए और डाउट टाइम टू टाइम पूछते रहिए और टेलीग्राम चैनल पर क्विज को भी
देते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।